नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोयल आपका स्टडी कैफे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम रीट में जो एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एंगल, लाइन मतलब रेखाएं और कोण कि रेखाएं क्या होती है, कोण क्या क्या होते हैं, रेखाओं के टाइप क्या है, उस टाइप के क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, तो हम इस वीडियो में आज थ्योरेटिकल वाले पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए कि थ्योरेटिकल पार्ट में कि लाइन के बारे में क्या क्या बातें हैं। तो लाइन की है जो हम बातें कर रहे हैं कि जो लाइन है, लाइन जो मेरी है, इनको मैं तीन नाम से डिनोट कर सकता हूँ। जैसे कि पहला नाम मेरा रेखा, दूसरा मेरा नाम हम बोल सकते हैं रेखाखंड, और तीसरी इनका जो नाम है वो किरण। तो तीन इनके नाम है। क्या नाम है? रेखा, रेखाखंड और किरण। अब प्यारे बच्चों, तीनों में देखने में लगता है कि यार एक जैसा ही है, पर ये तीनों है क्या, इनकी क्या डेफिनेशन बन सकती है और तीनों में क्या डिफरेंस है, वो हम अब डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें कि रेखा क्या है, तो ऐसा नहीं है रेखा एक लड़की का नाम है, या मैथमेटिक्स में रेखा का मतलब ये है एक ऐसी लाइन जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो और जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं हो। जिसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो, एंडिंग पॉइंट नहीं हो, तो हम उनको एरो से डिनोट करते हैं। पहली बात तो कभी कभी ऐसा साइन बनाकर तुमसे पूछ लेता है कि ये साइन निम्नलिखित में से किसका है, ऑप्शन देगा रेखा, रेखाखंड और किरण। तो ध्यान रखें, जिस लाइन के दोनों बॉर्डर पर आपके तीर के निशान लग रहे हैं, ये तीर के निशान क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये तीर के निशान ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इस लाइन का कोई अंतिम बिंदु नहीं है। ये लाइन कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। तो यदि लाइन मेरी अनंत तक दोनों तरफ जा रही है तो मैं इस लाइन को बोलूँगा रेखा। राइट बात। अब रेखा के बाद में करते हैं रेखा की बड़ी बहन कौन? रेखाखंड। बड़ी क्या बोलेंगे? छोटी बोलेंगे। कैसे? रेखाखंड में क्या है? देखो नाम में ही काम है, रेखाखंड। खंड मतलब भाग। किसका भाग? रेखा का भाग। और रेखा जो है दोनों तरफ चल रही थी, और रेखा की जो बहन रेखाखंड थी, ये क्या बोलती है? किसी भी एक रेखा का एक छोटा सा पार्ट, मतलब इस लाइन की एक निश्चित लेंथ है, जिस लाइन की एक निश्चित लेंथ हो मैं उसको रेखाखंड कहूँगा। और बच्चों रेखाखंड को डिनोट करने का तरीका यही है। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये भी बन सकता है क्या कि ये डायग्राम आपको देगा और चित्र बनाकर आपसे पूछेगा निम्न में से इसको किस से प्रदर्शित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलेंगे रेखाखंड। अब हम तीसरे पार्ट की बात करें, किरण। किरण क्या है? देखो प्यारे बच्चों, इस किरण का कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है, पर इसका अंतिम पॉइंट नहीं है। अंतिम पॉइंट कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। यदि अंतिम पॉइंट अनंत तक जा रहा है तो आप इसको क्या बोलोगे? किरण। तो आज की बात आपको ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी। इसको हम रेखा बोलेंगे। ये डेटा मेरा रेखाखंड है और ये मेरी डेटा किरण है। तो रेखा, रेखाखंड और किरण को प्रदर्शित करने का तरीका क्या रहेगा, ये आपको बहुत समझ में आया होगा। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, यदि मैं इस लाइन को ए बी से डिनोट करूं, यदि मैं इस पॉइंट को ए बी से डिनोट करूंगा, तो ए बी को लिखने का तरीका क्या रहेगा? इस तरीके से। यदि मैंने ए बी के ऊपर यदि ये एरो बनाकर लिख दिया तो प्यारे बच्चों इसका मतलब है ए बी एक रेखा है। और यदि इस ए बी पॉइंट के साथ यदि मैंने कोई ये साइन बनाकर लिख दिया तो इसका मतलब है ए बी एक रेखा खंड है। वहां आपको ये डिनोट करके नहीं देगा कि आपके दो डॉट आएंगे, ये आपको बाय डिफॉल्ट समझ जाना कि एक रेखाखंड का पार्ट है। और यदि मैं इस ए बी के ऊपर डॉट लगाकर एरो की तरफ निशान कर दूं तो इसका मतलब यह है कि कोई एक रेखा जो किसी ए पॉइंट से स्टार्ट होकर बी पॉइंट की ओर बढ़ रही है। ध्यान रखिएगा, ए बी कभी भी बराबर नहीं होगी ए बी लेंथ के। अब इन दोनों को क्या आप बराबर बोल सकते हो कि प्रदर्शित करने का तरीका? देखो प्यारे बच्चों, इसका मतलब तो ये है ए से पॉइंट शुरू हुआ, बी की ओर बढ़ गया, और इसका मतलब ये है कि बी से पॉइंट शुरू हुआ और ए की तरफ बढ़ गया। तो दोनों को लिखने का तरीका अलग हो गया, तो आप इनको प्रदर्शित भी अलग तरीके से करोगे। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी ये दोनों एक जैसा नहीं होता। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों ही ऑप्शन दे देता है, जिससे कि स्टूडेंट को लगता है दोनों एक ही है, तो एक ऑप्शन बन के आ जाता है बहुत। तो आप ध्यान रखिएगा, दोनों डिफरेंट है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि रेखा को प्रदर्शित कैसे करते हैं, रेखाखंड को कैसे प्रदर्शित करते हैं,
किरण को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। प्यारे बच्चों, इन तीनों बातों में एक कॉमन बात क्या है, जब किसी एक लाइन पर संरेख कोई 3 बिंदु से मिलकर बनी हो, मिनिमम 3 बिंदु किसी एक धरातल पर स्थित हो, तो उन बिंदुओं को मिलाकर हमें एक सीधी एक सरल रेखा मिलती है। राइट बात। दूसरी बात आप देखें, अब मैंने सरल रेखा की बात कर ली, अब मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो मैंने 3 पॉइंट बनाए हैं, क्या ये तीनों पॉइंट कितने बिंदुओं से मिलकर बनते हैं। तो नेक्स्ट मेरा जो कॉमन पार्ट बन के आएगा, क्या पार्ट बन के आएगा कि चाहे रेखा हो, चाहे रेखाखंड हो, चाहे किरण हो, तीनों ही हमेशा एक अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। देखो तीनों जब एक ही प्रजाति की, कुछ बातें तो कॉमन होगी और कुछ नेचर भी अलग होना। जो अलग वाले नेचर जो है, जो प्रदर्शित किया जाता है, वो तो ये आपके सामने मैंने लिख दिया। कॉमन बात क्या होगी, मिनिमम तीनों से मिलकर बना होगा। दूसरी बात क्या होगी, हमेशा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होगी। तो आपको रेखा, रेखाखंड और किरण में क्या डिफरेंस है, ये बच्चों अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर अगेन हम एक नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने पॉइंट के बारे में बात की थी, अब पॉइंट के बारे में बात करें, संरेख बिंदु क्या होते हैं। संरेख मतलब एक रेखा में, या फिर हम इंग्लिश वर्ड कीवर्ड क्या हो सकते हैं, कोलिनियर पॉइंट। अब प्यारे बच्चों, कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होगा, जब किसी एक रेखा पर मिनिमम, किसी एक रेखा पर मिनिमम 3 बिंदु स्थित हो, किसी एक रेखा पर 3 मिनिमम बिंदु स्थित हो। यदि ऐसा है तो उस टाइप की रेखा को या उस टाइप के बिंदुओं को हम हमेशा संरेख बिंदु कहेंगे। यदि ऐसा है तो संरेख कहेंगे। और यदि इस पॉइंट की रिवर्स बात करें, यदि एक रेखा पर मिनिमम 3 बिंदु ना हो, यदि एक रेखा पर मिनिमम 3 बिंदु स्थित ना हो, तो उसको नॉन कोलिनियर पॉइंट कहा जाएगा। तो आपको दोनों पॉइंट समझ में आए कि कोलिनियर क्या होगा और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होगा। यदि एक रेखा पर तीनों बिंदु है तो लीनियर है, और नहीं है तो नॉन लीनियर है। तो आपको बहुत अच्छी तरह से दोनों बातें डेफिनेशन समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, ये डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछ जाती, पर फिर भी हमें हमारी बेसिक नॉलेज के लिए रीट के एग्जाम को देखते हुए कभी कभी बेसिक लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है, जहां हमें बहुत ही बेसिक बातों के बारे को हम बातों को छोड़ते हुए चल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम फंस जाते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो हम बिल्कुल धरातल से लेकर इन क्वेश्चनों को लेकर चल रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं लैंग्वेज वाइज और क्वेश्चन वाइज, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आप पहले इन दोनों पॉइंटों को देखें, फिर अगेन हम एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं संपाती रेखाएं। अब संपाती रेखाएं का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, हमें संपाती रेखा का मतलब क्या लगता है, नाम में तो ऐसा लगता है एक रेखा पर दूसरी रेखा रखी हो, या एक रेखा की समांतर दूसरी रेखा रखी हो, पर ऐसे दोनों ही पॉइंटों को हम संपाती रेखाएं नहीं बोलते। देखो, आपको इस नाम में काम नहीं है, तो पहले आप इसकी वर्किंग समझें। देखो प्यारे बच्चों, सपोज करो मेरे पास एक AB एक रेखा है, CD एक रेखा है, EF भी एक रेखा है, या मैंने एक लाइन और बना दी, G और H भी एक रेखा है। प्यारे बच्चों, जब आप देख रहे होंगे तो ये सभी पॉइंट, सभी रेखाएं किसी एक पॉइंट पर मीट कर रही है। यदि आपकी उभयनिष्ठ रेखाएं, यदि आपकी ये जो रेखाएं हैं, रेखा मैंने कौन सी, AB CD EF और GH। प्यारे बच्चों, ये रेखाएं हैं, तो रेखाओं को डिनोट करने का तरीका मैंने आपको बताया था। यदि ये सभी रेखाएं किसी एक उभयनिष्ठ पॉइंट पर मिले, किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिले, किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिले, तो इन रेखाओं
रेखाओं को समपाती रेखा कहा जाता है। इन रेखाओं को समपाती रेखा कहा जाता है। तो समपाती रेखा का मतलब क्या है वो आपको समझ में आया होगा। तो बहुत बेसिक बात है कि समपाती रेखा मतलब किसको कहते हैं, और इंग्लिश कीवर्ड आप समझ पा रहे हैं कि कॉनकरेंट लाइंस। यदि लाइनें किसी एक पॉइंट पर मिलती है तो हम ऐसी लाइनों को कॉनकरेंट लाइन कहेंगे। तो आप इस पॉइंट को देखें। अब क्या करेंगे, कॉनकरेंट लाइन के बाद में जब दो रेखाएं किसी एक ओबेनिस्ट पॉइंट पर मिलती है, तो जो ओबेनिस्ट पॉइंट पर मिलती है तो दोनों रेखाओं के बीच में एक कोण बनता है। अब कोण क्या होता है, कितने टाइप के कोण होते हैं, किस कोण को क्या कहा जाता है, उसका क्या यूज है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेगा, उन सभी के बारे में हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। एक बार आप इसको नोट कीजिएगा, अगेन हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए एंगल, कोण क्या होता है, कोई भी दो रेखाएं किसी एक ओबेनिस्ट पॉइंट पे मिल रही है तो इन दोनों रेखाओं के बीच ये जो भी डेटा बनेगा, ये जो गैप है, इस गैप को हम कोण कहेंगे। अब ये कोण को हम डिनोट करते हैं डिग्री में, जिसको हमने क्या बोला, थीटा। अब इस कोण के भी अलग अलग नाम है। जैसे आप यूँ कह सकते हो, जैसे कि सपोज करो मैंने दो लाइनें खींची। अब ये दो समपाती लाइनें खींची, यहाँ ये 4 पॉइंट हमें खंड मिले। अब इन पॉइंटों का नाम मैंने 1 2 3 4 लिख दिया। तो प्यारे बच्चों, यदि मुझे इस 1 को एंगल की फॉर्म में लिखना है तो एंगल की फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। तो मैं क्या बोलूँगा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ये चारों डेटाओं को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब आपको ये पता लग गया कि यार कोण इसको कहा जाता है। तो अब आपको ये समझना है कि कोण के टाइप क्या है, किस टाइप को क्यों कहते हैं और किस लिए कहा जाता है, वो हम जस्ट इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसे हमने देखा कि यार मैंने जैसे कि एक लाइन खींची, दो लाइनें। अब यदि इस बात को देखा जाए तो ये मेरा एक टोटल जो एंगल होगा परपेंडिकुलर होगा। यदि मेरा परपेंडिकुलर से डेटा कम है, इससे ये डेटा कम है, तो ये थीटा जो कोण है, इस थीटा कोण को मैं न्यून कोण बोल सकता हूँ। थीटा कोण को न्यून कोण कहा जा सकता है, पर शर्त यह है कि न्यून कोण का मतलब ये होता है कि थीटा का मान 90 डिग्री एंगल से तो छोटा हो और 0 डिग्री एंगल से बड़ा हो। तो 0 डिग्री एंगल का मतलब क्या है, एक लाइन का दूसरे लाइन पर ओवरलैप होना। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ में आई होगी, थीटा का मान यदि 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है तो आप इस तरह के कोण को हमेशा कौन सा कोण कहोगे, न्यून कोण कहोगे। अब न्यून कोण से हम जैसे आगे बढ़े, न्यून कोण के बाद में आता है नंबर समकोण, राइट एंगल। अब जैसे मैं समकोण के बारे में डिस्कस करूंगा, तो यदि मेरा एंगल, यदि दो रेखाओं के बीच में मेरा एंगल यदि 90 डिग्री हो, इन दोनों रेखाओं का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, यदि तो हम कहेंगे कि उस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री को हमेशा एक समकोण नाम दिया जाएगा। तो समकोण किसको नाम दिया जाएगा, यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो वो कोण समकोण कहलाता है। तो आप सेकंड पॉइंट ये देख पा रहे होंगे। अब समकोण के बाद में अधिक कोण क्या होता है, वही कोण क्या होता है, उनके भी बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अधिक कोण। क्या रे, अधिक कोण क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, आप देखिए अधिक कोण, यदि मेरा दो रेखाओं के बीच में जो कोण है वो तो 90 डिग्री था। अब यदि ये एंगल 90 डिग्री से बढ़ जाता है, यदि मेरा एंगल 90 डिग्री से बढ़ जाता है तो ऐसे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से तो बड़ी हो और 180 डिग्री से छोटी हो। यदि ऐसा सीन रहेगा तो हम इस कोण को हमेशा अधिक कोण कहेंगे। अब नेक्स्ट कोण की बात करें, ऋजु कोण। अरे यार, ये ऋजु कोण क्या होता है? ऋजु कोण क्या होता है, आप समझिए, यदि मेरी दो रेखाएं के बीच
कोण का मान 180 डिग्री है। यदि मेरे कोण का मान 180 डिग्री है तो आप इस तरह के कोण को हमेशा एक ऋजु कोण का नाम दोगे। तो आपको अधिक कोण के बाद में ऋजु कोण क्या होता है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे बात करें कि इसके आगे कोण एक और है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, प्रतिवर्ती कोण। अब प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, देखो मैं एंगल अपनी राइट डायरेक्शन ये थी, यदि इस डायरेक्शन की वैल्यू इस तरह से हो जाए, ये यूं समझो एंगल का मान यदि मायने में देखा जाए तो 180 से ज़्यादा हो गया। यदि मेरे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 से कम हो तो इस तरह के कोण को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो कोण के टाइप क्या हैं वो आपको अब धीरे धीरे बातें समझ में आने लगी होगी कि न्यून कोण क्या था, समकोण क्या था, अधिक कोण क्या था, ऋजु कोण क्या था और प्रतिवर्ती कोण क्या था। तो आप इन चारों पांचों कोणों के बारे में समझ गए। फिर अगेन हम कुछ और भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको नोट कीजिए। अब देखिए पूरक कोण क्या होता है। प्यारे बच्चों, पूरक कोण का मतलब क्या है, जैसे कि सपोज करो मेरे दो रेखा है ए और बी और या ए और सी, ठीक। अब इनके बीच में कोई मैंने एक लाइन खींची ओबेनिस्ट और इस पॉइंट का नाम सपोज करो मैं ओ लिख देता हूँ और ये पॉइंट है मेरा पी। एक मैंने ओबेनिस्ट रेखा खींची है, ये ओबेनिस्ट रेखा एक ओबेनिस्ट पॉइंट से होकर गुजर रही है। यदि मेरा इस एंगल की वैल्यू θ1 है और इस एंगल की वैल्यू मेरी θ2 है तो आपको ये दोनों एंगल समझ में आए कि θ1 एंड θ2। यदि इन θ1 प्लस θ2 का एंगल का सम θ1 प्लस θ2 का सम यदि 90 डिग्री आता है, θ1 प्लस θ2 की वैल्यू का सम यदि 90 डिग्री आता है तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। तो हम क्या डेफिनेशन बोल सकते हैं, यदि दो कोण θ1 व θ2 के दोनों कोणों का योगफल, दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री आता हो तो दोनों कोण एक दूसरे के, तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अब पूरक कोण आपको क्या बोलेगा, एक कोण 30 डिग्री है तो पता उसका दूसरा पूरक कोण क्या होगा, 60 डिग्री है। एक कोण जिसका कोण का मान 22 डिग्री है तो बताओ दूसरा कोण इसका पूरक है तो दूसरे कोण की वैल्यू क्या होगी, तो 68 डिग्री होगी। तो पूरक का मतलब यह है कि उसमें ऐसा जोड़ दे जिसको जोड़ने पर दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री आ जाए। अब पूरक के बाद में इसका ही भाई है दूसरा, कौन सा, समपूरक कोण क्या होता है। तो देखिए समपूरक कोण क्या होता है। तो समपूरक के बारे में डिस्कस करें। यदि मैं समपूरक के बारे में डिस्कस करूं तो समपूरक कोण का मतलब है कि दो कोणों का योगफल, यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री आ जाए, दो कोणों का योगफल 180 डिग्री आ जाए तो वो दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरे को एक रेखाखंड जिसमें मैंने एक ओबेनिस्ट रेखा खींची है, यदि इस एंगल का नाम θ1 है और इस एंगल का नाम θ2 है और दोनों ही θ1 प्लस θ2 का सम 180 डिग्री है तो मैं बोलूँगा θ1 व θ2 दोनों एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे, एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। तो समपूरक कोण कहलाने का रीजन केवल यही है कि दोनों डेटाओं का सम हमेशा 180 डिग्री हो। तो आप पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट एक कोण के बारे में अगेन डिस्कस करते हैं। अब देखिए आसन कोण क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आसन कोण का मतलब क्या है, तो आप देखिएगा आसन कोण क्या है कि जैसे कि मैंने सपोज करो दो लाइन रेखाखंड खींचे और बीच में एक ओबेनिस्ट रेखाखंड खींचा।
इसका नाम O, P, Q और R। तो देखो आसन कोण, यदि मैं इस एंगल का नाम Q1 और इस एंगल का नाम Q2 कहता हूं, तो Q1 व Q2 आसन कोण कहलाएंगे, आसन कोण कहलाते हैं। अब आसन कोण क्यों कहलाते हैं, उसके पीछे कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। यदि मैं कंडीशन की बात करूं तो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 क्या कहती है कि एक तो इनके बीच में कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कॉमन वर्टेक्स होने का मतलब क्या है, दोनों रेखाओं के बीच में एक उभयनिष्ठ बिंदु जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और सेकंड पॉइंट क्या है, दोनों के बीच में एक कॉमन एज भी होनी चाहिए, मतलब कॉमन भुजा। दोनों के बीच में एक कॉमन साइड भी होनी चाहिए। कॉमन साइड का मतलब अभी आपकी कॉमन साइड क्या है, OR है, यदि कॉमन साइड होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, जो आपकी कॉमन नहीं है, आपकी कॉमन भुजा क्या है, OQ और OP। ये जो दोनों भुजाएं हैं, दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ रेखा के, दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ रेखा के हमेशा विपरीत होनी चाहिए। यदि ऐसी बात है तो ही दोनों रेखाएं, ये दोनों कोण हैं, ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन कोण कहलाएंगे, अदरवाइज ये आसन कोण नहीं कहलाएंगे। तो आसन कोण की आप तीनों प्रॉपर्टी समझ रहे होंगे कि एक तो कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, कॉमन साइड होनी चाहिए, जो कॉमन नहीं है वो कॉमन साइड के विपरीत होनी चाहिए। यदि तीनों रूल फॉलो होते हैं तो उनसे बने कॉमन एंगल हमेशा एक दूसरे के आसन कोण कहलाते हैं। तो आप इन पॉइंटों को नोट करो, फिर अगेन हम एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आपसे पॉइंट बोला कि लीनियर पेयर क्या होता है, रेखिक युग्म में क्या है। तो प्यारे बच्चों, जो हमने अभी आसन कोण के बारे में पढ़ा, बस उसी को लिखने का तरीका है। यदि ये पॉइंट A है, ये B है, ये कॉमन पॉइंट O है, इसको मैं C बोलता हूँ। यदि इस एंगल का नाम θ1 लिखा, इस एंगल का नाम मैंने θ2 लिखा, आसन कोण का ही वही प्रॉपर्टी लगेगा। मतलब एक कॉमन, एक उभयनिष्ठ रेखा नॉन उभयनिष्ठ रेखा के विपरीत हो। तो यदि ये θ1 और जो θ2 है, इन दोनों कोणों का योगफल यदि 180 डिग्री आता है तो θ1 व θ2 एक दूसरे के रेखिक युग्म होंगे। तो कभी कभी बोल देता है θ1 एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है और वो θ2 के साथ रेखिक युग्म बनाता है। तो यदि हमें ये पता है कि दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है, तो पक्की बात है 180 में से 60 को जब आप माइनस करोगे तो क्या आंसर निकल के आएगा, 120 निकल के आएगा। तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब इस बात को, जब हम कोणों के एंगल के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करते हैं कि रेखाएं, कि हमारी समांतर रेखाएं क्या होती है। वो समांतर रेखाओं के बाद में प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती है। बहुत सिंपल बात है कि समांतर रेखा के बारे में यदि हम बात करते हैं तो देखिएगा कि समांतर रेखा क्या होती है। समांतर रेखाएं, जैसे ही मैं समांतर रेखाओं के बारे में बात करता हूं तो मेरे प्यारे दोस्तों, समांतर रेखाओं का क्या सीन है। यदि इस रेखा का नाम AB है और इसकी दूसरी बहन PQ, उसका नाम PQ है, ये दोनों रेखाएं समांतर है। ये दोनों रेखाएं समांतर जब कहलाएगी, AB समांतर है PQ के, आप एक कंडीशन में कहलाएंगी, जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से, जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से अनंत पर मिले, एक दूसरे से अनंत पर मिले। एक दूसरे से अनंत पर मिलने का मतलब है कहीं पर भी नहीं मिलना। यदि इन दोनों का मीटिंग पॉइंट नहीं है तो ये कन्फर्म है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे की हमेशा समांतर रेखाएं कहलाएगी। तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब समांतर रेखाओं के बाद में इनकी परिस्थितियों को हम उल्टा कर दें। यदि मेरी रेखा AB और CD दो रेखाएं हैं, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें,
यदि दो रेखाएं ए बी व सी डी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे, तो दोनों रेखाएं हमेशा प्रतिच्छेदन रेखा कहलाएगी, प्रतिच्छेदन रेखा कहलाती है। तो प्रतिच्छेदन रेखाएं क्या होता है, समांतर रेखाएं क्या होती है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगा होगा। यदि वो अनंत पर जाकर मिले तो समांतर रेखाएं हैं, और वो किसी पॉइंट पर आकर किसी एक दूसरे को मीट कर जाए तो वो प्रतिच्छेदन रेखाएं। चाहे आप ए बी को इस तरह से भी खींच सकते हो, जैसे मैंने ये ए बी लाइन खींची और ये लाइन मैंने सी डी, तो ये कन्फर्म है कि कहीं ना कहीं पर जाकर तो मिलेगी। यदि ये कहीं ना कहीं जाकर मिलेगी तो ये दोनों रेखाएं हमेशा एक दूसरे के लिए प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाएगी। तो अभी आप इनको नोट कीजिए, फिर हम अगेन डिस्कस करते हैं। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। नाम से इसका काम का पता चल रहा है, शीर्ष के विमुख मतलब शीर्ष के जस्ट अपोजिट। देखिएगा मैंने दो रेखाएं खींची ए बी और सी डी। ए बी और सी डी दो रेखाएं खींचने पर मेरा ये जो एंगल है, इस एंगल का नाम θ1 है और इस एंगल का नाम θ2 है। तो ध्यान रखें प्यारे बच्चों, जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे तो उसके आमने सामने के कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। हमेशा वो कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो आप बोलोगे θ1 व θ2 दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। जहां यदि ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है तो आप बोलोगे θ1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, θ2 के बराबर है। और यदि मैं इस एंगल का नाम x रख दूं और इस एंगल का नाम y रख दूं तो आप बोलोगे x एंगल किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा, क्योंकि x एंगल भी y एंगल के शीर्षाभिमुख है। प्यारे बच्चों, इस शीर्षाभिमुख कोण के बाद में यदि हम एक पॉइंट ऐसा भी बनता है, दो समांतर रेखाओं को कोई एक प्रतिच्छेदित रेखा काटे, दो समांतर रेखाओं को यदि कोई एक प्रतिच्छेदन रेखा काटे तो प्रतिच्छेदन रेखा के काटने पर किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं या किस किस तरह के कोण बनते हैं, एक हम उस पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें जितने भी टाइप के एंगल बनेंगे उन सभी के डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर अगेन हम एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, यदि आपकी दो कोई समांतर रेखाएं, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटे, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था, ये दो मेरी समांतर रेखाएं ए बी एंड सी डी, एक तिर्यक रेखा जिसका नाम मैंने क्या लिख दिया पी क्यू, यदि इसको काटती है तो किस किस तरह कोण बनेंगे। देखो, कुछ कोण तो हमारे अंदर बन रहे हैं और कुछ कोण मेरे लाइन के बाहर बन रहे हैं। तो मैंने पहला पॉइंट डिस्कस किया अंतःकोण। तो प्यारे बच्चों, अंतःकोण कौन कौन से आपको फिगर में देखने से पता लग रहा होगा, 4, 3, 5 और 6। तो मैं इसको डिनोट कैसे करूँगा, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 6। ये चारों मेरे एंगल किस टाइप के एंगल कहलाएंगे, अंतःकोण कहलाएंगे। मतलब अंतःकोण कौन कौन से होते हैं उनकी हमने डायरेक्शन देखी है। अब इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं कि बाह्य कोण कौन कौन से होते हैं। तो बाह्य कोण मतलब जो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ क्या है मेरा, एंगल 1 और एंगल 2, अगेन एंगल 7 एंड एंगल 8। ये जो चार कोण है इनको हम कौन से कोण बोलेंगे, बाह्य कोण बोलेंगे। अब तीसरा मेरा जो पॉइंट बनता है कि यार ये संगत कोण क्या होता है। तो संगत कोण का सीन मेरा बच्चा ये है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो जैसे ये एंगल 1 है तो एंगल 1 की संगति जैसा, संगत कोण का मतलब समझ रहे हो, एंगल 1 ने जैसा रूप लिया ऐसा रूप वाला उस जैसा और कहाँ है। तो देखिए, इस रेखा पर इस लाइन को खींचने पर ये 1 है,
तो 1 की संगत किससे मैच कर रही है? 5 से मैच कर रही है। तो क्या बोलोगे, एंगल 1 को एंगल 5 के साथ हम बोलेंगे संगत कोण है। ऐसे ही एंगल 2 का रिलेशन किसके साथ बोलेंगे? एंगल 6 के साथ बोलेंगे। एंगल 2 बाय एंगल 6 सेकेंड मॉड्यूल। मैं 4 की बात किससे करूंगा? एंगल 8 से करूंगा। एंगल 4 बाय एंगल 8। अगेन एंगल 3 का रिलेशन किसके साथ है? एंगल 7 के साथ है। एंगल 3 बाय एंगल 7 ये साथ है। तो ये 4 तरह के मैं पेड़ बना सकता हूं संगत कोण के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब संगत कोण के पॉइंट के बाद में अब हम आते हैं एकांतर अंतः कोण। देखो, एक आंतर का मतलब है एक छोड़कर, अंतः का मतलब है अंदर। अंदर कौन से? कोण। कोणों को क्या चाहिए? युग्म, मतलब पेयर चाहिए। तो देखिए, यदि मैं बात करूं 4 का, तो 4 हमें अंतः तो अंदर ही बात करेंगे, और अंदर बात करेंगे तो हम इन एंगल के बारे में बात कर सकते हैं। और ये एंगल के बारे में क्यों बात करेंगे? क्योंकि ये अंदर है, जैसे कि हमने बोला 4 3 5 6। तो एकांतर वाली कंडीशन केस में हम क्या बोलेंगे कि 4 का जो रिलेशन है वो किसके साथ है? एंगल 4 एंगल 6 के साथ रिलेशन रखता है। और एंगल जो मेरा 3 है वो एंगल किसके साथ रखता है? 5 के साथ रिलेशन रखता है। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के हमेशा एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे। अब मैं आगे बात करूँ कि एकांतर अंतः कोण के बाद में एकांतर बाह्य कोणों के युग्म के बीच में क्या रिलेशन है? तो देखो, बाह्य कोण युग्म मतलब 1 2 7 और 8। रिलेशन बनाना तो मुझे इसके साथ बनाना पड़ेगा। अब यदि मैं 1 की बात करूं तो 1 का जो मेरा रिलेशन होगा वो 7 के साथ होगा, और 2 का जो मेरा रिलेशन होगा वो किसके साथ होगा? 8 के साथ होगा। तो हम बोलेंगे एंगल 1 एंगल 7 के साथ रिलेशन बनाएगा, एंड एंगल 2 जो है वो एंगल 8 के साथ रिलेशन बनाएगा। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी कि क्वेश्चन को किस तरह से पढ़ते हैं। अब आपने कुछ डायग्राम ऐसे भी पढ़े होंगे। देखो, ये जो 3 और 5 है, यदि सही मायने में देखा जाए तो आपको जेड जैसी आकृति दिख रही है, और जेड जैसी आकृति में हम क्या बोलते हैं कि एंगल 3 है तो एंगल किसके बराबर होगा? 5 के बराबर। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे ही एकांतर अंतः कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, वैसे ही एकांतर बाह्य कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे। अब कैसे बराबर होंगे, छोटा सा हम प्रूव कर लेते हैं। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल क्या किया कि मैंने 2 लाइनें खींची, जो दोनों लाइनें हमने क्या मान ली? समांतर लाइन है, और एक हमने एक तिर्यक रेखा खींची। प्यारे बच्चों, यदि मेरी ये एंगल 70 डिग्री है तो ये मेरी एंगल कितनी डिग्री होगी? 110। राइट बात। यदि ये 70 डिग्री है तो आप देखें ये भी कितना होगा? 70, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, यदि ये 70 है तो ये कितना होगा? 110। चाहे तो आप रैखिक युग्म का रूल लगा दो, चाहे शीर्षाभिमुख का लगा दो। प्यारे बच्चों, जब आपको इस बात को समझ में आ गया तो जेड जैसी आप आकृति देखते हैं तो ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा? 70 डिग्री। और यदि ये 110 है तो ये कितना डिग्री होगा? 110। और यदि ये 70 है तो रेखीय युग्म के अकॉर्डिंग ये 110, और ये 110 है तो रेखीय युग्म के अकॉर्डिंग 70। तो देखो, आपका मैंने बोला एकांतर बाह्य कोण युग्म, तो एंगल 1 की लिंक किससे बनी है? 7 से। तो एंगल 1 का काम कौन कर रहा है? 70 डिग्री। और एंगल 7 का काम कौन कर रहा है? आपका 70 डिग्री। तो मैंने क्या बोला कि एकांतर बाह्य कोण भी हमेशा क्या होंगे? बराबर। तो यदि आपको इस रूल का पता है तो यहां से यहां पहुंचने के लिए आपको इतना चक्कर घूम फिरने की जरूरत नहीं है। सीधा बोलो 70 है तो 70, 110 है तो 110। यदि ये 70 तो ये 70, 110 है तो 110। तो आपको ये बात बहुत आसान तरीके से समझ में आई होगी कि एकांतर अंतः कोण युग्म क्या होता है, एकांतर बाह्य कोण युग्म क्या होता है, जेड आकृति बनने पर क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, अंतः कोण क्या होते हैं, बाह्य कोण क्या होते हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह समझे होंगे। अब एक बात और देखिए, जैसा कि मेरे पास एंगल 4 और एंगल 5, ये जो 2 एंगल है, यदि मैं इन एंगलों का अर्धक कर दूं, इस एंगल का क्या कर दिया जाए? अर्धक। इस एंगल का क्या कर दिया जाए? अर्धक। ये अर्धक जब करेंगे किसी किसी पॉइंट पर तो मिलेंगे। ये जिस पॉइंट पर मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों,
उस पॉइंट को यदि मैं O से डिनोट कर दूं तो उस पॉइंट की वैल्यू हमेशा एक 90 डिग्री पर मिलती है। लाओ हम चेक करते हैं कैसे। जैसे कि देखिए, इस 70 का मैं अर्धा करता हूं तो मेरा कितना आएगा 35 डिग्री, इसको 35 डिग्री बोलेंगे, और इसको जब मैं 110 का आधा करूंगा तो मेरा कितना आएगा 55 डिग्री। तो 55 और 35 कितना हुआ 90, तो ये एंगल भी कितना होगा 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इस बात को देखकर हम एक थ्योरम और क्रिएट कर सकते हैं। क्या थ्योरम देख सकते हैं आप, देखिएगा अभी तक की बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा काटने पर जिस जिस तरह के कोण बनते हैं उन कोणों को क्या कहते हैं और उन कोणों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो सभी हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं कि एकांतर कोण के अंतः कोण के एक ही ओर जब हम कोण बना दे तो हम क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने इस एंगल का नाम 1 डिग्री और इस एंगल का नाम 2 लिखा है। यह इस एंगल का नाम मैंने P लिख दिया और इस एंगल का नाम Q लिख दिया। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, यदि मैं एंगल P का अर्धक कर दूँ और एंगल Q का अर्धक कर दूँ तो ये अर्धक जिस पॉइंट पर मिलते हैं ये पॉइंट हमेशा 90 डिग्री पर ही मिलता है। जैसे कि सपोज करें कि दो समांतर रेखाओं को जब कोई एक तिर्यक रेखा काटे और इस एंगल की वैल्यू 40 डिग्री हो तो इस एंगल की वैल्यू मेरी कितनी डिग्री होगी 140। अब यदि 140 तो ये कितना होगा 40 डिग्री, और यदि ये 40 होगा तो मेरे प्यारे बच्चों इस एंगल का मान 140 होगा। देखिए 140 क्यों, देखो रेखा के एक ही ओर, तो ये कौन से युग हुए, अभी मैंने आपको बताया है कि एक ही ओर कौन बने हैं। तो देखिए मैंने बोला कि 40 डिग्री का आधा, तो 40 डिग्री का आधा तो 20 डिग्री हुआ, 140 का अर्धक तो ये कितना डिग्री हुआ 70 डिग्री हुआ। तो यदि आप गौर करके देखो, यदि पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये ओ पॉइंट पर मिलता है तो 70 और 20 90, तो इस एंगल का मान भी कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। तो ऐसा आप समझ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखें, जब दो अंतः कोणों का अर्धक, दो अंतः कोणों का अर्धक, दो अंतः कोणों के अर्धकों को मिलाया जाए, दो कोणों के अर्धकों को मिलाया जाए तो उनसे मिला कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। तो उनसे मिला कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आई कि कोण होते क्या हैं, रेखाएं क्या होती है, रेखाओं के बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है, जब एक रेखा से दूसरी रेखा को काटा जाता है तो क्या रिलेशन बनते हैं। तो ये बात अब आपको अंदर आराम से समझ में आने लगी होगी। तो प्यारे बच्चों, इन रेखाओं के सहारे से ही हमारे आगे की बातें हम करेंगे, आगे पॉइंटों में। जैसे कैसे, देखिएगा, जैसे कि मैंने अभी रेखाओं के बारे में डिस्कस किया, मैंने बोला कि एक रेखा, ये मेरी दो समांतर रेखाएं, इन समांतर रेखाओं का नाम लिख दिया ए बी, इस समांतर रेखा का नाम क्या लिख दिया सी डी, और पी क्यू एक तिर्यक रेखा, ऐसे ही आर एस एक तिर्यक रेखा है। तो प्यारे बच्चों, आप एक बात देखिए, तो आपके पास ये दो सेगमेंट बन रहे होंगे। एक सेगमेंट गौर करके देखो, आपका ये है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था। अब वैसे के वैसे एक सेगमेंट ये रहा, राइट। अब आप इस बात को फिल करते हैं, जैसे कि मैंने बोला मेरे प्यारे बच्चों कि ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा 30 डिग्री, ये कितना होगा आपका 150 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा 150 डिग्री, राइट। अब यदि ये 150 है तो ये वैसे भी कितना होना है 150 डिग्री होना है, और यदि ये 150 डिग्री होना है तो ये कितना डिग्री होना है 30 डिग्री। आप भी यदि देख रहे होंगे तो इस कोण के एंगल, ये कोण हमेशा क्या होगा बराबर, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, यदि ये एंगल 150 है तो ये एंगल भी 30 होना है और ये एंगल 150 होना है। अब एक सरल रेखा को दो तिर्यक रेखा काटे, एक सरल रेखा को दो तिर्यक रेखा काटे
तो आप इस बात को देखें, यदि मेरा ये एंगल 150 डिग्री होगा तो मेरा ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यदि मेरा ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा तो इस कोण के सामने ये कोण, ये मेरा कितना डिग्री हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा। वैसे यदि आप इन चारों कोणों का योगफल करके देखें तो इन चारों कोणों का योगफल हमेशा कितना निकल के आएगा, 360 आएगा। और गौर करके देखो तो ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये फिगर इस टाइप का दिख रहा है, एक समांतर चतुर्भुज जैसा दिख रहा है। तो ये हम बातें आगे हम डिटेल से बात करेंगे। अभी मैंने आपको इस वीडियो में ये सिखाने की कोशिश की है कि रेखाएं क्या होती है, कोण क्या होते हैं और रेखा व कोण के बीच में संबंध क्या होता है। अब इस पॉइंट से लेकर जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में तैयार करेंगे। तो आप सबसे पहले यदि चैनल आपने यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे कि आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्टली पहुंच पाए। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे इसके एक्सरसाइज के बारे में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।